नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है कि वर्तमान में हमारे देश में कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थाओं का जो शिक्षण कार्य है वो पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। इसलिए हमारी संस्था ने एक YouTube चैनल का निर्माण करके और हमारे ITI में प्रवेशित सभी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस YouTube चैनल का निर्माण किया गया है, जिससे हमारे संस्थान में प्रवेशित सभी छात्रों को जो उनका शिक्षण कार्य बाधित हो गया लॉकडाउन के कारण, उसमें उनको फायदा मिले और वो घर पे रहकर ही अपने शिक्षण के कार्य को पूर्ण कर सके। तो दोस्तों, आज जो पहला वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों प्रशिक्षणार्थियों के लिए बनाया गया है। आपके सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में जो पहला लेसन है वो है डीसी जनित्र। दोस्तों, डीसी जनित्र सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का पहला लेसन है। आज हम इसके बारे में आपसे कुछ पढ़ाएंगे, आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में कि डीसी जनित्र होता क्या है, एक मशीन कैसी है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मशीन कई प्रकार की होती है। गतिज इलेक्ट्रिक मशीन भी होती है, डायनेमिकल इलेक्ट्रिकल मशीन एवं स्टैटिकल इलेक्ट्रिक मशीन। गतिज यानी जिसमें कोई पुर्जा चलायमान होता है, घूमने वाला पुर्जा होता है, और स्टैटिकल यानी स्टैटिक जो वैद्युतिक मशीन होती है, वो मशीन जिसमें सभी पार्ट यानी उस मशीन के सभी पार्ट स्थिर अवस्था में होते हैं, यानी वो उस मशीन में कोई भी पुर्जा गतिज अवस्था में विद्यमान नहीं होता या फिट नहीं होता। और जो डीसी जनित्र है वो हमारा इलेक्ट्रिकल डायनेमिकल मशीन में आता है। इलेक्ट्रिकल डायनेमिक मशीन या आप गतिज वैद्युतिक मशीन भी बोल सकते हैं इसे। तो डीसी जनित्र, सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि इसके आगे जो डीसी लिखा हुआ है ये एक प्रकार की सप्लाई है। सप्लाई दो प्रकार की होती है, डीसी और एसी। इसको विशिष्ट धारा भी बोला जाता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों, जो डीसी सप्लाई होती है उसके जो स्रोत है, यानी ये जो डीसी सप्लाई है हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो डीसी जो सप्लाई है वो डीसी जनित्र बैटरी, सेल आदि के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जबकि जो एसी सप्लाई है वो हमें अल्टरनेटर, ऑसिलेटर आदि के द्वारा प्राप्त होती है। हमारे घरों में जो सप्लाई यूज में आती है, जो हमारी वायरिंग या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को ऑन ऑफ करने का कार्य करती है, वो होती है एसी सप्लाई। जबकि डीसी सप्लाई का जो उपयोग है वो कुछ इलेक्ट्रिक कार्यों में किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डीसी सप्लाई का जो उपयोग है, यूज डीसी सप्लाई इलेक्ट्रोप्लेनिंग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या क्रिया है जिसमें एक जंग वाली धातु को, यानी जो वातावरण से प्रभावित धातु है उन पर एक जंग रोधी परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया कहलाता है। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया करने के लिए, यानी एक लोहे की, जैसे मान लिया आपने एक लोहे की एंगल है जो वातावरणीय प्रभावों से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती है, यानी अगर वो वायुमंडल में स्थित है तो उसमें जंग लगना स्वाभाविक है। तो उस लोहे की एंगल को जंग से बचाने के लिए उस पर एक जंग रोधी पदार्थ या धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया कहलाता है। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बैटरी चार्जिंग के लिए भी हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। बैटरी कैसी भी हो, चाहे आपके मोबाइल की बैटरी हो, चाहे आपकी वाहनों की बैटरी हो, सभी, या इन्वर्टर की बैटरी हो, सभी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा धातु शोधन, देखो प्रकृति से हमें जो धातु प्राप्त होती है वो शुद्ध धातु नहीं होती, यानी उसमें कुछ ना कुछ मिलावट अवश्य होती है। हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वो है लोहा, और इस लोहे के कण सभी धातु के साथ मिश्रित रहते हैं, इसलिए कोई भी धातु प्रकृति की ओर से शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती। इसलिए जो धातु का शोधन, यानी उस धातु का शुद्धिकरण करने के लिए आपको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी। यानी अगर आपको सोना 24 कैरेट शुद्ध सोना बनाना है तो प्रकृति की जो सोने की खाने होती है उनमें कभी शुद्ध सोना नहीं पाया जाता है, नहीं कोई तांबे की खान में शुद्ध तांबा पाया जाता है। तो उस शुद्ध अशुद्ध तांबे अशुद्ध सोने को शुद्ध में बदलने के लिए धातु शोधन नामक क्रिया अपनाई जाती है। और इस धातु शोधन करने के लिए भी हमें कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? डीसी सप्लाई की आवश्यकता। 3 यूज मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा देखो सिनेमा प्रोजेक्टर, आर्क लैंप आदि में भी हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इनके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। सिनेमा प्रोजेक्टर जो टाकीजों के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर जो पर्दे पर आपको चलचित्र दिखते हैं वो इस सिनेमा प्रोजेक्टर के कारण दिखाई देते हैं। और इस सिनेमा प्रोजेक्टर को जो सप्लाई स्रोत, यानी इसका जो सप्लाई स्रोत है वो डीसी होता है। यानी इसको चालू करने के लिए आपको जिस सप्लाई की आवश्यकता होगी वो डीसी सप्लाई होगी। तो दोस्तों डीसी सप्लाई के यूज मैंने आपको बता चुका हूं और बता दिया है। अब आपको मैं एसी सप्लाई के यूज बताता हूं। देखो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली सप्लाई है वो एसी है। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि डीसी सप्लाई का उपयोग कुछ इलेक्ट्रिक कार्यों में किया जाता है, लेकिन एसी सप्लाई का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा जो सप्लाई उपयोग में आई जाती है वो है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई पर चलने वाली मशीनें भी काफी प्रकार की होती है। दोस्तों सबसे ज्यादा यूज में आने वाली सप्लाई है वो एसी है, और हमारे घरों में भी जो सप्लाई आ रही है वो एसी सप्लाई। तो अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो हुई सप्लाई की बात की सप्लाई कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बता दिया कि डीसी और एसी 2 प्रकार, इनके यूज भी बता दिए। और बात अपन की चल रही है डीसी जनित्र। तो डीसी जनित्र में आगे की जो बात है, डीसी क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये सप्लाई का प्रकार है। अब बात करते हैं डीसी जनित्र। तो जनित्र एक ऐसी मशीन होती है जो किसी चीज का उत्पादन, जनित्र जैसे जनरेटर, तो जनरेटर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उत्पादन, किसी चीज को उत्पादित करना। अब हमारी जो मशीन है डीसी जनित्र वो एक ऐसी मशीन है, इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो आप यूं भी दे सकते हो कि वो मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को
वो मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे जनित्र कहते हैं। अब जनित्र दो प्रकार के हैं, एक डीसी और जैसा कि मैंने बताया सप्लाई का सकता है जनित्र जो विद्युत शक्ति को उत्पन्न करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, डीसी जनित्र और एसी जनित्र। एसी जनित्र को आप अल्टरनेटर भी बोल सकते हो, अल्टरनेटर या फिर प्रत्यावर्तक। ये एसी जनित्र के दो अन्य नाम है। एसी जनित्र को डायरेक्टली जो बोला जाता है वो है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर वो मशीन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी सप्लाई में, एसी वैद्युतिक सप्लाई में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जबकि जो डीसी जनित्र है, डीसी जनरेटर, वो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी सप्लाई में बदलने का कार्य करता है। तो आप डेफिनेशन दोनों मशीनों की इस प्रकार से दे सकते हो कि जनित्र की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो जनित्र किसे कहते हैं, जो मशीन यांत्रिक शक्ति को वैद्युतिक शक्ति में बदलने का कार्य करती है वो मशीन जनित्र कहलाती है। अब यदि आपसे पूछे तो डीसी जनित्र किसे कहते हैं, तो डीसी जनित्र वो मशीन जो यांत्रिक शक्ति को डीसी वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तित करे उसे दृष्ट धारा जनित्र या डीसी जनित्र कहते हैं। जबकि एसी जनित्र जो यांत्रिक शक्ति को एसी वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तित करे उसे एसी जनित्र या अल्टरनेटर कहते हैं। और टॉपिक है हमारा डीसी जनित्र। इसकी डेफिनेशन में शॉर्ट में बोर्ड पे लिखा हूं। देखो ये डायरेक्टली आप इस डेफिनेशन को डीसी जनित्र की डेफिनेशन बोल सकते हो, क्योंकि जो मैंने यहां डेफिनेशन की है वो ये है कि यांत्रिक शक्ति को दृष्ट धारा, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि सप्लाई दो प्रकार की होती है, डीसी और एसी। तो डीसी सप्लाई को दृष्ट धारा बोलते हैं। तो दृष्ट धारा वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी जनित्र कहलाती है। अब बात करते हैं कि डीसी जनित्र का सिद्धांत क्या है, यानी ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों जितनी भी हमारी घूमने वाली मशीनें हैं, यानी जिस मशीन के अंदर कोई चल ऊर्जा विद्यमान होता है, वो सभी माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। माइकल फेराडे नामक एक वैज्ञानिक हुआ जिसने एक नियम प्रतिपादित किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को ले जाकर गतिमान किया जाए तो उस चालक की गति के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं का छेदन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चालक में एक विद्युत वाहक बल पैदा हुआ। तो जितनी भी घूमने वाली मशीनें हैं, चाहे वो एसी से संबंधित हो चाहे डीसी से संबंधित हो, ये सभी फेराडे के गतिज विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखो डीसी जनित्र का जो सिद्धांत है वो है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। आज हम आपको माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए
कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, इस डायग्राम से समझेंगे इसको हम। दोस्तों, माइकल फैराडे ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला है गति, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत जो मशीन कार्य करती है उसमें जो विद्युत भागबल जनरेट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है गतिज विद्युत भागबल, दूसरा है स्टैटिक विद्युत भागबल। अब जितनी भी हमारी घूमने वाली मशीनें यानी जिस मशीन के अंदर कोई चल ऊर्जा विद्यमान होता है वो सभी गतिज विद्युत भागबल उत्पन्न करती है। यानी डीसी जनित, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक चल ऊर्जा विद्यमान होता है तो ये सभी गतिज विद्युत भागबल उत्पन्न करेंगे। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम शो किया है बोर्ड पे, तो ये दोनों क्या है चुंबकीय ध्रुव। एक जो चुंबक होती है, एक बार मैग्नेट मान लो आप, एक बार मैग्नेट में जो ध्रुव होते हैं ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब उस चुंबक के कितने ही टुकड़े कर दो आप, 1000 टुकड़े कर दोगे तब भी प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करेगा। अर्थात प्रत्येक टुकड़े में दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैंने यहां पर दो इलेक्ट्रिक मैग्नेट दिखाई गई है, एक नॉर्थ पोल है, एक इसका साउथ पोल है। और जब इनको सप्लाई दी जाती है यहां से तो ये बाइंडिंग है, ये चालक है और ये जो एरो के माध्यम से दिखा रहेगा ये है चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखा है। तो माइकल फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके अनुसार वो कहता है कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखा के अंतर्गत किसी चालक को ले जाकर गतिमान किया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चालक है, अब इन चालक को मैं इस चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य ले जाकर इसे जोर जोर से गति कराता हूं, यानी इसे हिलाता हूं, तो इस चालक की गति के कारण इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चालक के सिरों पर एक विद्युत भागबल पैदा होगा। यही माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। दोस्तों एक बार दोबारा सुनना, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक को ले जाकर किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गतिमान किया जाए तो उस चालक की गति के कारण
चुंबकीय बल रेखा का छेदन होता है, यानी छेदन का मतलब उस चालक की गति की वजह से चुंबकीय बल रेखा कटती है, जिसके कारण चालक के सिरों पर एक विद्युत वाहक पैदा होता है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर हमारा डीसी जनरेटर कार्य करता है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल आपको दोबारा से मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद।